हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम देख रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ओके, दिल्ली सल्तनत में जो है बेसिकली 5 मेजर डायनेस्टीज है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि ऑलरेडी जो है हमने 2 मेजर डायनेस्टीज को कवर कर लिया। थर्ड जो है हम इस थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम इसमें भी अगर हम एक ये कहें कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लें कि कैसे हम याद रखें किसके बाद क्या आया। जैसे नहीं, केमिस्ट्री में हम करते थे पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए कि हीनी अरकर जीरन, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स याद रखते थे। वैसे यहाँ पे आप याद रख सकते हैं MKTSL। कैसे? MKTSL है ना, जैसे 5 उंगलियां है, 5 मुट्ठी है, तो इसे देखिए 5 यहाँ पे MKTSL जो मेन है। पहला हो गया मामलुक, दूसरा हो गया आपका खिलजी, तीसरा हो गया तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। ठीक है। इसमें सबसे लंबा कौन सा चला इन पांचों में से? तो तुगलक लगभग लगभग आपको दिखेगा लंबा चला है। ठीक है। तो मामलुक, इसी को स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग पद्मावत मूवी से कनेक्ट करके जो है आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है। ओके। तो ये यहाँ पर ये रहता है, लगभग 30 साल के आसपास चलता है, लेकिन काफी ज्यादा ये भी आपको दिखेगा कि एक्सपांड करते हुए और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी चीजें हैं हमने कवर की हुई है। ओके। इसके बाद जो है आपके से MKTSL में याद रखना। उसके बाद तुगलक की बात करेंगे, फिर सैयद की बात करेंगे, लास्ट में लोधी की बात करेंगे। उसके बाद जो है ये यहाँ पर जो आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होगा। ओके। तो अब देखेंगे हम थर्ड क्या है आपका तुगलक। तो ये आप ऐसे MKTSL हमेशा याद रखें, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर क्रोनोलॉजी के लिए आसान हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आपका AD 1320 से 1412, ठीक है, लगभग लगभग आपको यहाँ पे 100 ईयर्स के आसपास ये दिखेगा ये डायनेस्टी यहाँ पर चलते हुए। जो तुगलक डायनेस्टी है वो कब यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? ऑब्वियस सी बात है, आप हम रेंज देख रहे हैं, इसकी मतलब स्टार्टिंग इसी हुई। 1320 किसके द्वारा की गई थी? गाजी मलिक के द्वारा। किसके द्वारा? गाजी मलिक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हु टुक द टाइटल? गिजियाउद्दीन तुगलक। तो यहीं से इनका ही नाम जो है यहाँ पर टाइटल रखा गिजियाउद्दीन तुगलक। तो इसे तुगलक डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई। ओके। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि अगर किसी का सरनेम कुछ रहे उसी से डायनेस्टी स्टार्ट कर दी जाती है ना, मौर्य से मौर्यन डायनेस्टी। तो यहाँ पर उन्होंने टाइटल रखा क्या? गिजियाउद्दीन तुगलक। तो यहाँ से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ओके। तो गिजियाउद्दीन अ प्रोमिनेंट फिगर ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रीन। तो ये जब अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है, तो उस समय ये भी एक काफी प्रोमिनेंट फिगर थे। ठीक है। बट ये बाद में इनका जो रूल है ना वो एंड हो जाता है 1325 के आसपास। ये जो शॉर्ट 4-5 साल के लिए रहते हैं। ओके। जब तुगलक डायनेस्टी का जब ये फॉर्म करते हैं तो ये मेन जो है 4-5 साल तक के लिए रहते हैं। इसके बाद जो इनका बेटा है वो आता है जो कि है मोहम्मद बिन तुगलक। काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक। ये सक्सीड करते हैं। तो याद रखेंगे गाजी मलिक उन्होंने रखा गियाउद्दीन तुगलक नाम, जो कि सिर्फ 5 साल के आसपास रहे। फिर आए आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने क्या किया? सक्सीड किया उनके बाद। द तुगलक रूलर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फर्दर कॉन्सोलिडेटिंग दी दिल्ली सल्तनत। तो फिर जो तुगलक के जो बाकी जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक रहे, बाकी रहे, उन सब ने क्या किया? एक काफी क्रूशियल रोल वहां पे अदा किया, जिसके कारण क्या है, एक और अच्छे लेवल पे आपका तुगलक डायनेस्टी जो कि दिल्ली सल्तनत का था वो पहुंच सका। ठीक है। जिससे एक्सपांड जो किया अपना रीच, स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ड्यूरिंग देयर रेन विच लास्टेड अंटिल 1412। ठीक है। तो लगभग लगभग अभी मैप दे सकते हैं यहाँ पे 1398। उसके बाद देखिए धीरे धीरे चीजें फ्रेगमेंट होती हैं, अलग चीजें रहती हैं। बट एक मेजर रोबस्ट अगर आप देखें तो अब ये देख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ये पूरा जो है तुगलक डायनेस्टी था। अगर सिर्फ ये एरिया हटा दिया जाए, ठीक है, और बाकी छोटे मोटे केरला इधर उधर के छोटे मोटे एरिया, लगभग आपको लगेगा, ठीक है, कि एक लगभग पूरा भारत जो है यहाँ पर इनके कंट्रोल में था। ओके। अब अगर हम देखेंगे गिजियाउद्दीन तुगलक जो कि 5 साल के आसपास थे, रिनाउंड फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स काफी अच्छी थी।
ओके, इंपॉर्टेंट हुआ। एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, ही मेंटेन्ड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस रखा। इनका मानना था कि यहाँ पर देखिए काफी हिंदू हैं, तो हिंदू का अगर परसिक्यूट करो, ठीक है, उन्हें अगर धर्म के नाम पे मारो या फिर कुछ ऐसा करो, तो यहाँ पर ये सत्ता सल्तनत जो है नहीं चल सकती है। ठीक है, भले वो डिवोटी थे मुस्लिम के, लेकिन रिफ्रेन करते थे परसिक्यूट करना यहाँ पर। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें थी। कुछ रूलर्स ने किया, कुछ ने नहीं किया, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। अब देखिए, His reign witnessed significant improvement in infrastructure. ओके, तो ये जो है यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब अगर ऐसे ही मान लीजिए कि एक इंसिडेंट यहाँ पर आया, पहलगाम इंसिडेंट, है ना, कि वहां पर जो है जम्मू कश्मीर में धर्म पूछ के कि आप किस धर्म के हो, आप हिंदू हो, अगर मुस्लिम हो तो आप कलमा पढ़ो, बता दो, आप हिंदू हो, तो वहां पे उन्हें गोली मार दी गई। ठीक है, तो ये धर्म के हिसाब से जो परसिक्यूट करना होता है, वो ये चीज है। तो तब भी थी, है ना, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो ये काफी शर्म की बात है। आज भी ये चीजें यहाँ पर देखी जाती है, धर्म के नाम पर जो है ये परसिक्यूशन तब से था, ये आज तक है ना। ये काफी ज्यादा समझने की बात है। अगर आप मान लीजिए मुस्लिम क्या है, आप इंटरव्यू की भी बात करें, आप कहीं की भी बात करें ना, अगर एक जेनरिक एज अ पब्लिक, या पे एक यहाँ पे भारत के निवासी हैं, उस हिसाब से भी अगर आप सोचें कि इफ यू आर अ मुस्लिम फॉलोअर, ओके, ये आपका काम बनता है कि आप सब जाएं, आप हर डायस्पोरा पे जहां आपको मौका मिले ये इस चीज की निंदा करें। अगर आप चुप रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं, है ना, ये बहुत एक निगेटिव जो है पैगाम लाएगा। ओके, तो यहाँ पे काफी जरूरी होता है। और अगर कोई मानिए इस तरीके से हरकत कर रहा है, कोई एक इंसान भी इसी हरकत कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक के कारण क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो एक इस्लाम है उस पे सवाल उठ जा रहे हैं, वो धर्म पे, वो मुस्लिम पे, जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीजों को, ऐसे जो भी चीजें हैं जो खराब कर रही हैं माहौल को, तो वहां पर वो कौन सही करे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भी काफी कुछ हो गया, आप देख सकते हैं, तो इसके बाद भी जो है वहां पे भी भगाया गया किस तरीके से। इट्स नॉट अबाउट कि आप मूवी की बात करें, इस मूवी में ये आया, उस मूवी में वो आया, ये इस पॉलिटिकल पार्टी ऐसा चाह रही है, वो चाह रही है। मुद्दा ये नहीं है कि मूवी आने से क्या हो गया, जो एक्शन हुआ वो दिखा दिया गया है बस, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट क्या वापस अभी तक मुस्लिम भाई बहनों ने, क्या वहां पर वापस उन्हें अभी तक खुद जाके कि नहीं नहीं गलती हो गई, वापस आ जाइए, क्या ये चीज की नहीं की, क्या वो भाईचारा निभाया, नहीं निभाया, तो ये जरूरी काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये चीजें जो है काफी ज्यादा हो जाती हैं। अब ये सब के कारण क्या हो रहा है, टॉलरेंस, देखिए टॉलरेंस वर्ड जो है, इसे समझना काफी इंपॉर्टेंट। रिलीजियस टॉलरेंस रहेगा तभी चीजें अच्छे से चलेंगी, है ना। तो अब टॉलरेंस वर्ड आया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर आपको कोई चीज इसके हिसाब से बाद में अच्छी लगेगी, आप उसकी तरफ टिल्ट हो जाओगे। आप परसिक्यूट करके आप कब तक किसी को अपने अंदर रख सकते हो, जब जैसे वो पावर हटेगा चीजें हट जाएंगी, है ना। इस बार बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सब सुन रहे हैं कि नहीं, इस तरीके के घटना हुई, बहुत निंदा हुई, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, और जो है हम इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो हम, हमारा ये कहना है, और हम हिंदू बने या हम बौद्ध बने या क्रिश्चियन बने, मेरा गुजारिश है आप सबसे, आपको इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आवाज उठाने की जरूरत है कि नहीं ये चीज बहुत गलत हुआ है। हम जो है हमारे बाकी जो भी है, हिंदू हो, बौद्ध हो, जो भी है, अगर वो भाई बहन है, उनके साथ है, इस चीज की निंदा करते हैं, आपको इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो चीज है बस आप वहीं रह के जो है, क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, चलिए अब आगे देखेंगे हम। His reign witnessed significant improvement in infrastructure. ऑब्वियसली बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। गवर्नेंस अगर अच्छा है, इफेक्टिव गवर्नेंस, भाई गवर्नेंस सिर्फ एक आध चीज का नहीं होता ना। आपका सेफ्टी वाइज देखिए, आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आपकी आर्मी कैसे काम कर रही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, आपका ट्रांसपोर्ट कैसा है, पोस्टल सिस्टम भी था उस समय, वो कैसा है।
ये सब कुछ मिल के बताता है कि आपका गवर्नेंस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है या नहीं। पहली लाइन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी थी, एफिशिएंट गवर्नेंस था। इट मींस कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सब कुछ जो है वहां पे बेहतरीन था। वन ऑफ हिज मोस्ट नोटेबल आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। तो तुगलक से आप याद रख सकते हैं, तो जो तुगलकाबाद जो फोर्ट है, जो किला है दिल्ली का, वो इन्होंने बनाया था। 5 साल के भीतर में भी इन्होंने ये सब काम किए, इफेक्टिव गवर्नेंस रखा, ये सब चीजें की। ही ऑल्सो लेड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। तो सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया, नोटेबली सबजुगेटिंग वारंगल एंड बंगाल। ओके, इसके बाद जो है कि सब्जुगेट किया वारंगल एंड बंगाल को। फिर गिजियाउद्दीन रीन केम टू अ सडन एंड ड्यू टू फैटल एक्सीडेंट। उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक्चुअली, जिसके कारण एक सडन जो है उनका जो शासन था वो खत्म हो जाता है। बट उसके बाद जो उनके बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या करते हैं, इसे सक्सीड करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? वो जो है यहाँ पर सक्सीड करते हैं। तो क्या ये परजिक्यूट करते हैं? जी नहीं, ये रिफ्रेन करते हैं, ये हिंदुओं को परजिक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। आफ्टर द डेथ, ये लगभग 1325 में आए। ऑल्सो इन्हें कहा जाता था जौना खान। तो जौना खान किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्लियर? known for his intellect and radical ideas. He was a scholar of Arabic and Persian, तो काफी अच्छे थे अरेबिक एंड पर्शियन में, और टॉलरेंट थे रिलीजियस मैटर्स में। However, his reign is remembered as one of the most controversial in Indian history. बट फिर भी मतलब रिलीजियसली टॉलरेंट थे ठीक, बट फिर भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल माना गया ड्यू टू सीरीज ऑफ एम्बिशियस येट पुअरली एग्जीक्यूटिव पॉलिसी। वो काफी एम्बिशियस थे, मतलब वो चाहते थे कि यार ये भी हो जाए वो भी हो जाए, मतलब हाई एम्बिशन। समझ रहे बात? मतलब एक तरफ आपको लगेगा कि मैं यूपीएससी भी क्रैक कर लूं, मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर भी बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा ये भी बन जाऊं, मैं जो है उसी बीच में सब सब कर लूं जीवन में। समझ रहे हैं? तो एट ए टाइम जो है वो चीज भी करने वाले करते हैं, एक साथ आप 10 वेंचर पे काम करते हैं, बट एम्बिशियस थे, बट वो एग्जीक्यूशन उनका अच्छा नहीं रहता, बस पुअरली एग्जीक्यूट करते थे। और अब ढंग से नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा? ओके, जैसे कि हम सब ने भी सोचा यहाँ पर कि नहीं, काफी अब एजुकेशन ये बहुत कॉस्टली हो गया एजुकेशन। लोग यहाँ पर स्कूल की पढ़ाई महंगी है, कॉलेज की महंगी, इसके बाद सब खर्चे के बाद जो है एस्पिरेंट्स आते हैं, फिर यूपीएससी में फिर लाखों खर्च कर देते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम जो है यहाँ पर एक एम्बिशन के साथ है कि एजुकेशन को जो है सस्ता करना है ना, एटलीस्ट यूपीएससी फील्ड में सस्ता करना है। पर अब उसे अब ढंग से एग्जीक्यूट ही नहीं करते, तो क्या मतलब रह जाता है ना? वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो जितना भी दे, अच्छा दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जीक्यूशन की यहाँ चीजें चलती रहे। जब शुरुआत करते हैं आपको, तो आपको एंडिंग ही पता होनी चाहिए कि आप कैसे करेंगे, है ना? तो ये जो चीजें यहाँ पर पुअरली एग्जीक्यूटेड थे, दैट अल्टीमेटली वीकेंड द सल्तनत, जिससे जो सल्तनत वीक हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इतने अच्छे तरीके से वाकई में जो पीपीटी हमारी टीम बनाती है, तो इससे क्या होता है कि आपके पास सारे चीजें एक जगह मिल जाएंगे, है ना? इसी में आपको मेंस आंसर है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, सारी इंफॉर्मेशन है, मैप है, सब दे दिया जाता है, तो ताकि आप आंसर्स मेंस में भी यहाँ पर लिख लें। कोई प्रीलिम्स मेंस अलग कोई चीज नहीं होती है। आपको इंसान 5-7 आंसर, 10 आंसर, 15 आंसर लिखना सिखा देगा। इसके बाद तो आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करे, आपको लिखते आना चाहिए। ये ना, यहाँ पे आपके इससे क्या होता है, मटेरियल वगैरह मिल गए, तो आप वहां पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इनफैक्ट यू कैन क्रिएट योर ओन क्वेश्चन कि कैसे पूछा जा सकता है तुगलक डायनेस्टी से, कैसे पूछा जा सकता है स्लेव डायनेस्टी से। फिर उसी के बाद जो है आप उसी पे लिख लिए कि ये 15 मार्कर क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। इस तरीके से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीवाईक्यूज उठा लिए, इस टॉपिक पे क्या पूछा था, तो वैसे आप जो है चीजों को करते चलिएगा। मेजर रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मेजर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब ये भी जो था, उन्होंने जो ट्रांसफर किया दिल्ली से देवघर, देवगिर, जो कि डेक्कन में है। ठीक है, दिल्ली तो आप जानते ही हैं, हमारे नॉर्दर्न साइड पे है। अब देवगिर जो है, ये जो है आपका डेक्कन में, रिमेनिंग
उसको जो नाम चेंज करके क्या कर दिया, दौलताबाद उनको उसका नाम रख दिया। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि नोबल्स, रिलीजियस लीडर्स एंड क्राफ्टमैन वर फोर्स टू रिलोकेट। अब जितने भी लीडर्स सबको फोर्स किया कि भाई अब रिलोकेट होना पड़ेगा, क्योंकि अब कैपिटल जो है दिल्ली है नहीं, अब देवगिर है, जो कि दौलताबाद अब नाम डाल दिया गया, causing immense hardship due to the long arduous journey। बहुत दूर थी ये। ठीक है। तो दौलताबाद अब ये जो है आप हल्का सा देख लेंगे गूगल करके, तो वहां से भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज देखिए मैप इतने प्यार से रखा ही हुआ है। अब यहाँ कहीं जो है देखिए मथुरा के ऊपर हल्का सा ऊपर जो है ना, ये कृष्ण जी की भूमि है, इसके ऊपर आप हल्का सा देखिए यहीं पे आपको दिल्ली मिलेगा। ठीक है। ये एरिया जो है दिल्ली एरिया है। ठीक है, एनसीआर दिल्ली आप जो कहें। यहाँ से आप सोचिए अब आपको इतने दूर ट्रेवल करके आना है। समझ रहे हैं? ये देखिए आपकी रही वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ताप्ती, नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है। ये आपके लगभग ये जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है और यहाँ पे ये जाती है। ठीक है, चलिए ये तो हटाते हैं अभी। बट यहाँ पे दौलताबाद तो आपको डिस्टेंस समझ में आ गया कि भाई अच्छी खासी दूरी पे है। ओके। तो इसलिए कहा गया कि एम्बिशियस तो थे कि यहाँ रखें ये करें, बट उसी कारण क्या होता था कि ये भाई अगर पॉलिसी आपकी सही नहीं है तो जो सल्तनत है कहीं ना कहीं वीक होते चली जाएगी। कि अब ये सब इतनी आर्डस जर्नी थी, एक्सट्रीम हीट, ये सब झेलना पड़ता था, इससे बहुत प्रॉब्लम हुई ड्यू टू द सफरिंग एंड पब्लिक आउटरीच। कि भाई लोग बोल दिए नहीं अब नहीं जाएंगे, परेशान हो गए यार, त्रस्त हो गए हैं यार, राजा आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं चले। तो फिर जो है कैपिटल वापस शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली 5 महीने के अंदर। समझ रहे हैं बात को? ये तो पूरा पैसे की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, और ये सब जो है फिर इसके कारण क्या हो, मैसिव फाइनेंशियल लॉस। भाई आप हाथी घोड़ा लोगों को जो भी किराया दोगे ना कि कैसे ले जाओगे लाओगे, ये सब कर रहे हो, एक तो फाइनेंशियल लॉस भी होगी और डिसकंटेंट अमॉन्ग द पॉपुलेशन कि यार क्या राजा है, मतलब कठोर डिसीजन तो लेते हैं पर कुछ भी ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज थी, तो इसलिए बड़े फेमस भी रही है। उसको लोग बोलते तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान आज भी कभी कभी आप सुनते होगे मम्मी पापा के मुंह से या किसी के मुंह से, यार बड़ा तुगलकी फरमान दे दिया है, मतलब कुछ भी ना एवे ही। समझ रहे बात को कि ये कुछ भी करो, मतलब ये वही वाली बात हो गई है कि 3 बजे सो, ठीक है, रात के 3 बजे कोई बोल रहा है यूपीएससी की तैयारी करना बहुत जरूरी है, आपको डेली 3 बजे सो जाना है और 3 बज के 5 मिनट को उठ के पढ़ाई चालू कर देनी है और बस 5 मिनट ही पढ़ना है। तो कुछ वैसा वैसा भी कुछ तुगलकी फरमान आ जाए, तो ये जो ऐसे फरमान होते हैं वो हो गए तुगलकी फरमान। समझे? तो इसलिए यहाँ से जो है ये काफी फेमस रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंट था, सब कुछ था, है ना, और ये पर स्टिल रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल। क्यों कंट्रोवर्शियल रहा? ये सब हो गया पॉपुलर, ये आपका जो है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब जो है ये 3 साल लगभग देखिए अभी टोकन करेंसी लाए टू टैकल द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर की कमी हो गई, मतलब इससे लगभग लगभग आप समझ रहे हैं कि भाई गरीबी अब छा रही है, करेंसी कम हो गया है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया ब्रॉन्ज क्वाइंस, जीतल। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज क्वाइंस जीतल ऑफ इक्वल वैल्यू टू द सिल्वर टंका। अब लफड़ा ये है यार, एक तरफ आप मान लो सोने का सिक्का रख दो, एक तरफ चांदी का सिक्का रख दो, दोनों का मोल एक कर दोगे, क्या रह जाएगा? समझ रहे हैं? अब एक तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। हाउ एवर देर वॉज नो प्रॉपर रेगुलेशन और कंट्रोल ओवर मिंटिंग। बट मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप बोल दिया जाए कि मान लो आज के टाइम में ब्रास ब्रास का जो सिक्का है और सिल्वर का जो सिक्का है दोनों का रेट सेम, ठीक है। अब सिल्वर तो हर किसी के पास है नहीं, तो लोग ब्रास, और ब्रास में मिंट करना मतलब जो कॉइन जो बना रहे हैं इस पे कोई रेगुलेशन ही नहीं। जैसे आजकल आरबीआई इतने ही नोट छाप सकता है, इतनी चीजें कर सकता है, वरना चाहे तो भाई पूरा नोट ही नोट छाप दे, एक लिमिट है। ठीक है। तो अब ये जो है भाई मिंटिंग पे कोई रेगुलेशन ही था, लोग अपना छाप रहे हैं छाप रहे हैं। समझ रहे हैं? तो लेंडिंग टू वाइड स्प्रेड फॉर्जरी एंड काउंटरफिटिंग। इसके बाद वही हो गया कि लोग गलत तरीके से इस पैसों का इस्तेमाल करने लगे। अब लोग यार मेहनत भी क्यों करें, पर इकोनॉमिक्स वाली भी बात आ जाती है यहाँ पे। सबके पास पैसा ही पैसा है, तो बोल अब वही वाली बात है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें चालू होंगी, है ना। तो ये जो चीजें यहाँ पर हो गई, तो इसलिए फिर तुगलक की फरमान। अब बस बोल तो दिया सिल्वर का कम हो गया है तो डाल दो, रेगुलेट किया नहीं ढंग से, हो गई प्रॉब्लम। द मार्केट वॉज फ्लडेड विथ फेक कॉइन्स। तो वही वाली बात होगी कि अब मिंट कोई भी कर ले रहा है तो फेक कॉइन्स आ गया, जिससे कर पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो गया। यार कौन सा ले क्या ले, फिर
ह्यूज लॉस टू ट्रेजरी एंड डिसरप्शन ऑफ ट्रेड। आई बात समझ में? इसके बाद इंक्रीज कर दिए टैक्स को, गंगा यमुना दोआब को, गंगा यमुना दोआब। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, देखिए गंगा रिवर हमारी है। हम कभी भी किसी भी जो फॉरेन वाले हैं, ठीक है, जो बाहरी देश वाले हैं, उन्हें हम ये नहीं बोल सकते कि यार आप जो है हमें हमारी तहजीब सिखाइए। लाइंस बना देना, डायलॉग बना देना। जब सुना, ठीक है, और इनफैक्ट काफी लोगों ने भी बोला हो कि देखिए गंगा यमुना तहजीब, ये तो हमारी गंगा यमुना तहजीब है। मतलब भाई बात ये है कि गंगा हमारी, यमुना हमारी, तहजीब तुम्हारी। समझ रहे हैं? तो ये क्रिटिकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, है ना? जो सुना सुना है उसी से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं बात को? आजकल जो है, आप अगर किसी को ये समझाएं कि, तो वो भी बोलेंगे "यार, सही बात है, ये ऐसा होता कि आ, एक नील रिवर है, एक अमेजोन रिवर है, साथ में गंगा रिवर की बात चल रही है, तो लगेगा कि तहजीब या कुछ कुछ ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर कि डुआब अलग चीज होता है। देखिए डुआब को वो मत लीजिए कि ये मतलब ये हो गया, इधर से मान लीजिए गंगा रिवर जा रही है, यहाँ से जा रही है यमुना रिवर, ये एरिया जो है बीच का, उसकी बात चली क्योंकि काफी फर्टाइल एरिया हो गया। तो इसीलिए क्या किया पे, इंक्रीज इन टैक्सेस टू फंड द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। टैक्सेस वर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि ये एरिया क्या होगा भाई, पानी के बीच का एरिया है, अच्छा मस्त फर्टाइल है, तो इसको टैक्स बढ़ा दो। ज्यादा पैदावार कर रहा है और उससे टैक्स ले लो। इसी कारण क्या हुआ, मास रिवोल्ट हो गया। भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप ये जरूरी थोड़ी आप उल्टा एक्स्ट्रा टैक्स काटोगे। आप फिक्स कर दो ना, 1/4 ऑफ द लैंड, जितना भी पैदावार होगा वो टैक्स में जाएगा। बट ये थोड़ी कोई अच्छा कर रहा है तो उसको 2/3 या 3/4 कर दोगे। काम ही क्यों करेगा वो? विच फोर्स्ड मोहम्मद बिन तुगलक टू रोल बैक हिज टैक्स पॉलिसी। अब ये रोल बैक करना पड़ रहा है, क्वाइन भी रोल बैक हो रहा है, आपका कैपिटल भी रोल बैक हो रहा है। तो समझ रहे हैं? मतलब सब कुछ बर्बादी था यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे फेमस है। कुछ होते हैं कर्म, अच्छे कर्म के कारण फेमस होते हैं, कुछ जो होते हैं अपने कि एब्सर्ड सा जो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं उसके कारण फेमस होते हैं। तो ये उनमें से खुसरान एक्सपीडिशन एम्ड एट कॉन्करिंग खुरशान, लेकिन मॉडर्न डे ईरान और इराक इसे कहते हैं। ठीक है, अ लार्ज आर्मी वाज रेज्ड, ठीक है, बट द कैंपेन वाज अबेंडन्ड विदाउट एंगेजमेंट एलिजेडली आफ्टर डिप्लोमेटिक रिकॉन्सिलेशन। मतलब उनने आपस में बात कर लिया, जरूरी नहीं अपन अपन दोनों जो है एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे। अब इससे फिर लोग चिढ़ गए कि यार इतने बार आपने बोला कि अपन को ये ईरान इराक का जो एरिया है, ठीक है, उसे कॉन्कर करना है, मिलिट्री भी तैयार है, सब तैयार है, कोई जान झोंक झोंक देंगे, लेकिन जो है इसे हम लेकर रहेंगे। और आखिरी में हम एकदम से बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो कि नहीं कुछ नहीं। अगर मान लीजिए अभी इंडियन आर्मी जो है, अब जैसे आप अभी से कनेक्ट करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्यों थी। कि अभी इंडियन इतने सारे, अगर मान लीजिए हमने भी देखा है ना, अलग अलग अटैक देखे, पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी पहलगाम का तो इतना बुरा हुआ। ये सब है ना, जैसे कि जो भी दिमाग में आ रहा है वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इतने बुरे जो अटैक्स हुए, तो इसके बाद उम्मीद है कि जो है इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेगी, एक रहती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि और इंडियन आर्मी भी तैयार है कि हाँ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, और सब कर दिया, और आखिरी में जाके अगर पता चलता है कि गवर्नमेंट जाके बस बात कर ले रही है कि नहीं नहीं ठीक है, आगे से ये नहीं होगा, हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? विश्वास भी टूट जाएगा कि यार आप तो बस कुछ भी बोलते हो यहाँ पर, लेकिन करते कुछ नहीं हो, डरपोक हो। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें जाती है कि आपका खून नहीं खौला कि इतनी इतनी जाने ली गई, वो भी मासूम टूरिस्ट की। ऐसा भी नहीं है कि वो सब डिफेंस के थे, ये थे, तो वो आपस आपस में इनका झड़प चल रही हो। तो ये जो चीजें हैं, इससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। तो यही पड़ा यहाँ पर तुगलक के समय, है ना? तो अभी जो है हमारी जो कंट्री कुछ सालों से जो सिचुएशन पे जा रही है, वो यही सिचुएशन, ठीक है, वो जो है यही सिचुएशन से गुजर रही है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्राचिल एक्सपीडिशन। ये जो है लॉन्च्ड इन द कुमाऊं गार्गिल हिमालयन रीजन, ठीक है, एलिगेटरी टू प्रिवेंट चाइनीज इनकर्जन, तो चाइनीज लोग ना आ पाए, ये उसके लिए है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
एंड सबड्यू लोकल ट्राइब्स को भी रोकना है, और चाइनीज का जो है वहां पर इंसर्जन उसे भी रोकना है। ओके। डिस्पाइट इनिशियल सक्सेस, द आर्मी फेस डिजास्ट्रस लॉसेस ड्यू टू अनफेमिलियर टेरेन एंड मानसून। वहां का एरिया अलग है, टेरेन अलग है, ठीक है, मानसून अलग है, तो इसके कारण क्या होगा? अब हिमालयन रीजन पे देखिए, ये रहा नक्शा। अब आदत तो आपको यहाँ पे है, मेन जितने भी होंगे दिल्ली के आसपास होंगे, मेन इसे प्रोटेक्ट करना रहता है ना, बाकी आप इधर प्रोटेक्ट कर रहे हो, उधर कर रहे हो, तो इतना तो आदत है नहीं कि एकदम हिमालयन रीजन पे आप लड़ लो। तो ये इसके कारण क्या हुआ, शुरू में भले वो जीते, प्रिवेंट कर पाए चाइनीज ये सब इनकर्जन, लेकिन डिजास्ट्रस लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि अनफेमिलियर टेरेन, पता ही नहीं था कैसे पहाड़ी है, क्या है, नहीं है, मानसून के कारण, जिसके कारण इमेंस लॉस ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज, काफी लोगों की डेथ हो गई, मैन पावर का यहाँ पे लॉस हुआ। फर्दर डिसक्रेडिटिंग दिस सुल्तान, जैसे फिर क्रेडिट जो था वो वहां से चला गया। आपने शुरू लगा कि नहीं, रोक लिया है, चलो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन फिर बाद में लगा कि यार ये लोग मर गए इतने लोग। ठीक है, आई बात समझ में? ये इतनी प्रॉब्लम्स हो गई। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की अगर हम बात करें, उन्होंने एस्टेब्लिश किया दीवाने को ही। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से बहुत बार पूछा है, दीवाने को ही किस सल्तनत से रिलेटेड है, दीवाने को ही होता क्या है, क्या ये फाइनेंस से रिलेटेड है, क्या एग्रीकल्चर से? आई बात समझ में? ये याद रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपॉइंटमेंट एंड आमिर कोही। ओके, कोही, नॉट कोहली। ओके, आमिर कोही टू ओवरसी फार्मिंग मैटर्स। ठीक है, तो फार्मिंग मैटर्स के लिए क्या किया? दीवाने को ही, जो कि डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो नाम दिया गया दीवाने को ही। और वो दीवाने को ही कौन देखेगा? तो आमिर को ही। ठीक है, आमिर को ही देखेगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब इंट्रोड्यूस्ड एग्रीकल्चरल लोन्स, एग्रीकल्चर लोन का भी इंट्रोड्यूस किया गया उस समय, कि भाई खेती बाड़ी के लिए लोन दिया जाए, तो उससे क्या किया? तकवी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है यहाँ पर काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे। ठीक है, तो बाकी जो कहा कह रहे वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाइए ये बहुत बार आ चुके हैं, बट जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है, सबसे एक एक या एक बार आ चुका है, या फिर भाई डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये आपको एक्सपेडिशन के बारे में बोल दिया, चाइनीज और लोकल ट्राइब्स के लिए सीधे लिख दिया, ये इसके रिगार्डिंग था, आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ये इस तरीके से तैयारी करते रहनी है। एंड ऑर्डर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रमोट कल्टीवेशन एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, हर एक चीज के लिए यहाँ पर लोन वगैरह, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो तकवी ये याद रखेंगे। इससे क्या हुआ? दाउ विजनरी, काफी विजनरी, दूर की सोच की बात है, उस समय लोन देना, आज भी तो सरकार देती है ना, पैदावार करें, मशीन लें, जो भी करें, तो उस समय तक सोचा गया था, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन ये विजनरी तो था, बट द इनिशिएटिव फेल्ड ड्यू टू पुअर इंप्लीमेंटेशन एंड लैक ऑफ सस्टेन्ड सपोर्ट। अगेन पुअर इंप्लीमेंटेशन, वही चीज है यहाँ पर। वो नहीं होता कि रात में सपने आ गए इंसान को, यार ये करना है, वो करना है, और वो ड्रीम, एक आइडिया को लेके चल दिए एंटरप्रेन्योर बनने, ओके, या कुछ बढ़िया अच्छा करने, लेकिन उसके बाद ना कैसे करेंगे, क्या करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, तो वो सब उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट ऐसे ही तैयार हो जाता है? बिल्कुल ही, प्लानिंग लगती है, एग्जीक्यूशन लगता है, पेशेंस लगता है, हर एक चीज लगता है ना, इकोनॉमी लगती है, वो सब कुछ जब आप एक साथ प्रॉपर वे में लेके चलते हैं, कंटिन्यूअस मोटिवेशन लगता है, तब जाके आपको वो एग्जैक्ट यील्ड मिलता है ना, जो आपको मेन आपको रिजल्ट चाहिए वो मिलता है। तो वो सब जो चीजें यहाँ पर हमेशा कंटिन्यूअस क्या दिखा हमें। तो अब अगर वही बोल दी तुगलकी फरमान से रिलेटेड चीजें आ जाए, ऐसा क्यों कहा गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, अब ये हर एक चीज के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे ये इशू हो गया, यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, तो इतने अच्छे तरीके से प्यार से जो है यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको इस पीपीटी में वेल डिजाइंड दी हुई है। ठीक है, अब अदर कंट्रीब्यूशन एंड फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इशूड न्यू क्वाइंस नोन एज दिनार एज नोटेड बाय इब्न बतूता। तो जो इब्न बतूता थे उस समय, उन्होंने बताया कि भाई दिनार नाम का एक नया क्वाइन दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोस्टल सिस्टम दिया, एज डिटेल्ड बाय इब्न बतूता ट्रैवल अकाउंट में, जब वो इब्न बतूता घूमने आए थे, किसे, आई थिंक मोरक्को से आए, तो ये जो है यहाँ पर ट्रैवल अकाउंट लेके आए थे कि भाई ऐसे ऐसे जब आए घूमने, तो यहाँ पे आपको ये पोस्टल सिस्टम मिला है, बहुत सारी चीजें मिली है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल। ये पहले सुल्तान थे जो कि पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए हिंदू फेस्टिवल में। ओके, तो इसके पहले पार्टिसिपेशन भी एज सच नहीं होता था, स्पेशली होली वगैरह में।
ओके, रिफ्लेक्टिंग अ डिग्री ऑफ कल्चरल टॉलरेंस। तो इसे लगा क्या कल्चरल टॉलरेंस है, इसलिए तो इतने सारे इनके गलत ये सब के कारण प्रॉब्लम के बाद भी लोग इतना ज्यादा आहत नहीं हुआ। ठीक है, इतना ज्यादा आहत नहीं हुआ। तो ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का इनका टॉलरेंस यहाँ पर दिखाई दिया। Badyuni wrote about his reign, saying that the king was freed from his people. तो किंग जो है अपने लोगों से फ्रीड हो, इनने लिखा था इसके बारे में। एंड द पीपुल फ्रॉम देयर किंग अपॉन हिज डेथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट किसने लिखा है, ये लाइंस जो इस हिसाब से जो है ये बदयूनी ने लिखा है। ठीक है, फिर जिजिया टैक्स बिकम अ सेपरेट हेड ऑफ टैक्सेशन अंडर ही सक्सेसर। तो ये जिजिया टैक्स जो है अलग सेपरेट आया। और फिर फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग मोहम्मद रेन इट वाज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो पहले क्या था, ये लैंड रेवेन्यू की तरह था जिजिया टैक्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। लिगेसी की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है रिमेंबर्ड एज अ विजनरी बट इम्प्रैक्टिकल रूलर। विजनरी तो थे, लोन की बात कर रहे हैं, हर एक चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या थे, इम्प्रैक्टिकल रूलर थे, प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे। ठीक है, प्रैक्टिकली जो है नहीं सोचते थे। हिज 5 मेजर एक्सपेरिमेंट्स, मोस्ट ऑफ विच फेल्ड, caused widespread revolt and public dissatisfaction. He's been witness 36 रिवोल्ट इन 25 साल में 36 रिवोल्ट हो गए। ठीक है, वो तो कोई धर्म के नाम पर उतना मेजर नहीं था, वरना वो और ज्यादा हो जाता। ओके, वो और ज्यादा हो जाता। ओके, ये जो है और ज्यादा हो जाता है। एंड मच ऑफ हिज लेटर रूल वाज स्पेंट इन सप्रेसिंग दिस अपराइजिंग। तो बहुत सारे जो रूल्स जो इसके बाद हो आए, वो फिर वो एक बार रिवोल्ट स्टार्ट होता था, थोड़े टाइम तक दबाइएगा, फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये चीजें जो है आगे भी चलती रही। जो मेन उसका फिर रूलर जो रेस्ट के बाद वाले, वो ये मेन इसको रिवोल्ट को दबाने में, सप्रेस करने में ही लगे रहते थे। डिस्पाइट हिज फेल्योर, हिज नेम remains one of the most intellectually gifted sultan of Delhi। कब से इंटेलेक्चुअली तो खैर देख सोच काफी अच्छी थी, है ना, लेकिन वही है कि इधर इस चाइनीज इनकर्जन से भी नहीं डरे, हिमालयन पहुंच गए, बट उन्हें पता नहीं था वहां जाने से क्या हो जाएगा। रिफॉर्म तो कर दिया बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, कैसे क्या करना पता नहीं था। टैक्सेस एकदम से बढ़ा दिए जो कि लॉजिकल था। ठीक है, फिर जो है आपका खुरसान एक्सपीडिशन, कि हम ईरान इराक को लेंगे, आखिर उनकी दोस्ती कर ले रहे हैं आप, जैसे कि अभी आपको बताया। ऐसे भी अगर इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती कर ले, हो गया फिर तो, है ना। अभी हर बार दोस्ती दोस्ती तो करते रहे, बट इससे चीजें नहीं हुई। अब इतना जब बुरा हुआ है तो उसका बहुत जरूरी है। ठीक है, कि अभी इस टाइम पे अगर आप ये कर ले तो सारे लोग सर नाराज हो जाए, मतलब ये एक ऐसा वक्त होता है, इस सब में युद्ध हो जाए, नागरिक फिर भी तैयार है, लेकिन अब शांत नहीं बैठा जाएगा, है ना। ये जो चीजें होती है यहाँ पर देखने वाली बात होती है। इसके बाद जो अगले हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है आए हैं, ये कजिन है उनके, कजिन। ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ नोबल्स एंड थियोलॉजिशियंस। ठीक है, जो नोबल वगैरह थे वही, नोन फॉर हिज माइल्डर पॉलिसीज, जिसने कैंसिल किया पीजेंट लोन को और अवॉइड किया हार्श पनिशमेंट। हार्श पनिशमेंट भाई किसी को नहीं देना है। ठीक है, इसलिए कहा गया माइल्डर पॉलिसीज। मेजर कंट्रीब्यूशन एंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि फिरोज शाह तुगलक है ना, उन्होंने हार्श पनिशमेंट जो है अवॉइड किया हुआ था और कैंसिल कर दिया था पीजेंट्स लोन। तो ये सब जो है यहाँ पर, और वैसे थे कौन, कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक के। अब मेजर कंट्रीब्यूशन एंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, इकतदारी सिस्टम, ये जो था हेरिडिटरी इन्होंने बना दिया। ठीक है, दीवाने खैरात चैरिटी, खैरात से चैरिटी, एंड दीवाने बंदगान जो कि स्लेव वर स्टैब्लिश्ड, ये स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, दीवाने खैरात की चैरिटी कर सकते हैं, दीवाने बंदगा जो कि स्लेव वर स्टैब्लिश्ड, एंड कारखानाज, रॉयल वर्कशॉप, जो वर्कशॉप होते कारखाना, जो वर्ड से समझ में आता है, तो ये रॉयल वर्कशॉप होते थे जिसमें चीजें काम चलता था। एम्प्लॉयड थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स,
जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स को ये किया गया, क्योंकि देखिए मेन जो था दिल्ली सल्तनत बना ही स्लेव डायनेस्टी पे था, तो वो कहीं ना कहीं एकदम से आपको यही लगेगा कि स्लेव वर्ड ही गायब हो जाए। समझ में आ रही बात कि भाई मामलुक खत्म तो स्लेव ही खत्म है डायनेस्टी, इसलिए वो चीजें आपको यहाँ पर इसलिए दिखती रहेंगी। पब्लिक वर्क तो मतलब इस तरीके से था कि हर किसी को पता है, इंसान को भी स्लेव की तरह समझना, तो ये यहाँ पर ये चीजें थी कि तो डायनेस्टी इसीलिए स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुई। ओके। पब्लिक वर्क्स, अब ये हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि डायनेस्टी अगर ऐसी है तो फिर वहां क्या हाल रहा होगा। ओके। जहां से जब ये आए थे। बट चलिए, ये सबसे अभी हमें मतलब नहीं है, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम देखेंगे। पब्लिक वर्क की अगर बात करें, दे बिल्ड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, या इंपॉर्टेंट, तो ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन और रिफॉर्म्स है ये। एंड फाउंडेड जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद एंड फिरोजाबाद, ये सब जो है यहाँ पे बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। 300 टाउन, 300 टाउन्स बनाए, और लगभग 845 पब्लिक वर्क्स, फ्री हॉस्पिटल कॉल्ड दर उल सफा, दर उल सफा, तो ये जो है यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी की बात की जाए तो जिजिया लगाया गया ब्राह्मण्स पे, एंड डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स एंड आइडियल। तो देखिए यही एक तकलीफ की बात होती है, जब हिस्ट्री की भी हम बात करते हैं तो यहाँ दिखता है कि अच्छा एक रूलर अच्छा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बीच में कोई दूसरा आता है, वो यही सब डिस्ट्रॉय यही सब करने में लगे रहते हैं। ओके। तो इससे क्या होता है, इश्यूज होते हैं कि एक होता है आप हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हो, हिस्ट्री से सीखो, है कि नहीं। अगर मानिए अभी कोई 1947 से लेके 1985 के आसपास तक अच्छे रहे, ठीक रहे, वहां पे जो भी अभी पॉलिटिक्स जो चल रही थी कश्मीर में, 1990 के आसपास फिर जो भी एक टाइम आया, कश्मीरी जो वहां पर जो है ब्राह्मण्स पंडित, उनको मार के भगा दिया गया। ठीक है, वो आज भी है, अभी मानी शांति आ गई, फिर कभी वो, उसके लिए वेट नहीं कर सकते ना, एक प्रॉपर पॉलिसी होना। ठीक है, कि हर एक का संरक्षण हो सके, क्योंकि सबसे बड़ा कुछ रिवोल्ट होता है तो धर्म के ही नाम पे होता है। हम 1857 की लड़ाई से वो समझ भी सकते हैं कि एक तरफ हंगामा हो गया कि जो आपका, देखिए उसमें रीजंस बहुत है, इस पे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे अगर आते हैं, जब ये भाई 1857 के एक ही दिन में आ गया, ये सालों से जो अंदर का आक्रोश था वो बाहर निकला है, लेकिन एक मेन रीजन तो था कि भाई वहां पे पता चल रहा है मुस्लिमों को कि राइफल में शायद सुअर का मांस है, तो सुअर जो है हराम है इस्लाम में। और इधर था कि शायद इसमें गाय की चर्बी है, इधर गाय को मां मानते हैं, तो इसलिए वो एब्रप्ट गुस्सा जो है मिला, तो हिंदू मुस्लिम एक हुए और उनके अगेंस्ट में लड़े। ठीक है। अब यहाँ पे धर्म के नाम पे, अब अगर कोई धर्म के नाम पे अगर कोई भी गलत सीख दे रहा है, मान लीजिए एक अगर आप कोई आप सिखा रहे हैं, ठीक है, दुनिया एक है, आप भी यूपीएससी में मेंस आंसर राइटिंग हर कोई लिखता है यहाँ पर ये चीजें, ठीक है, कि भाई पूरा जो ये है पूरा एक परिवार है, बट एक जगह के लिए आपको कोई सिखा रहा है कि काफिर हैं, गलत थॉट्स दे रहे हैं ना, बहुत बच्चों को भी आप देखिए आजकल रील्स में वो कुछ अनाप शनाप बोलते हुए, तो ये जो चीजें हैं, कभी धर्म के नाम पे कभी चीजें ये हो गई, तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती हैं। तो चीजों को ट्रिम करना बहुत जरूरी है, अगर कहीं कुरान में भी कुछ गलत लिखा है बहुत जरूरी है। देखिए आज के टाइम में जहां पहले पेड़ कम हो रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो जो हिंदू लोगों में जो अंतिम राइट्स होती थी, तो लकड़ी, चंदन की लकड़ी से जलाया जाता था, फिर नॉर्मल लकड़ी, आज का ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में लकड़ी मिलेगी, नहीं मिलती है, बट फिर भी लोगों ने पहले क्या बोला, नहीं अब सुधार कर लेते हैं, अब आपको 20-22 हजार वोल्ट की झटके से बिजली के उसी से जला दिया जाता है ना, अंतिम राइट्स चेंज कर दी। ऐसा नहीं है कि पूरा पेड़ खत्म हो गए हुए हैं क्या, नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भी गलत चीज है उससे आपको हटाना पड़ेगा, तभी आपकी चीजें जो लंबी चलेंगी। रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं, है ना, वो बहुत जरूरी है। जैसे आपको बार बार कहते हैं इको फ्रेंडली गणेशा, कि आप एक टब में विसर्जित कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि कहीं बहता हुआ पानी हो, ये चीजें हो, तो वो चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, कि जहां भी लग रहा है कि हाँ, है ना, कि दिस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, इस तरीके से जीना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इधर जो है, अब बाकी कंट्रीज में क्या है कि लगभग लगभग देखिए, भारत के लिए आगे बढ़ना वैसे भी इसलिए टफ हो जाता है कि यहाँ पे ये सब इश्यूज है, बाकी जगह या तो क्रिश्चियन कंट्रीज है या मुस्लिम कंट्रीज है, तो वो वहां पे अपने हिसाब से रह लेते हैं। ओके। लेकिन जब जिसके अंदर जिहाद और ये सब इतना बढ़ जाता है, पाकिस्तान को देखिए आप, ठीक है, वो भी तो मुस्लिम कंट्री थे, क्या हुआ, बहुत बुरा हाल है उनका।
बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं अब इसी रास्ते पे बढ़ते हुए दिख रहा है। अब तो उसके आप देख रहे होंगे इकोनॉमिक टर्मोइल से लेके सब कुछ, कितने क्या क्या फेस करना पड़ रहा है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर काफी समझना है। और कोई भी इंसान, कोई भी कुछ हो, देश के ऊपर कभी कोई कुछ नहीं हो सकता। देश के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। देश है तभी हम हैं, आप है, एजुकेशन सिस्टम है, नॉलेज है, पैसा है, लाइफ है, डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। देश के ऊपर कुछ नहीं। आप धर्म का पालन भी तभी कर पा रहे हैं कि आपका देश सुरक्षित है। देश के अगर दूसरे देश वाले आके अगर यहाँ पे अटैक करते रहे, वो नहीं सोचेंगे ना कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ क्या है क्या नहीं है। युद्ध जब होता है तो मिसाइल ये देख के तो नहीं सोचते कि हाँ, नहीं मारना है, वहां मारना है। तो ये यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। कोई भी आपको ये प्रीच करता है कि नहीं, आपको बोलना है कि सबसे ऊपर कोई है, तो वो हमारा देश है। ठीक है। उसके बाद आपका निजी चीजें हैं कि आप क्या मानते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है, क्या धर्म है, सब बात की बात है। ओके। लेगेसी की अब अगर बात की जाए, तो फिरोज तुगलक जो है, रिमेम्बर्ड एज द लास्ट नोटेबल रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, नोटेबल की मतलब एक मेन में, क्योंकि उन्हें काफी कुछ किया। देख रहे हो रिलीजियस पॉलिसी में भी, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जिजिया लाया है, जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह को क्या डिस्ट्रॉय किया, एंड ट्रांसलेट किया हिंदू टेक्स्ट फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। ये सब जो काम इन्होंने किए हुए हैं। इसके बाद जो है हक के शर्म, मतलब इरिगेशन टैक्स, ये सिंचाई हो रही तो उस पर भी टैक्स लाया। हज पिलग्रिमेज वहां से जो है उन्होंने उसके लिए स्टेट फंड बनाया। इरेक्टेड अशोकन पिलर इन दिल्ली। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर की है। ओके। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, तो नोटेबल लास्ट मेन जो थे आपके फिरोज शाह तुगलक ही थे। ओके। तो तुगलक डायनेस्टी जो है इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम विथ नोटेबल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। सबने अपने अपने रिफॉर्म लाए, हमने देख ही दिया है। अभी फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं। इसके पहले जो है हमने यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की। और जो जो गियासुद्दीन तुगलक थे, जो भले 5 साल थे, उनका भी जो है काफी ज्यादा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिव गवर्नेंस रहा है, तो हमने उसकी भी यहाँ पर बात की है। ओके। तो इस तरीके से ये चलता रहा। फिरोज शाह तुगलक रेन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड सस्टेनेबल, क्योंकि देखिए पहले 5 साल ही का था, कितना रहेगा। फिर बाकी आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर जो है मोहम्मद बिन तुगलक, वो उतने प्रॉपर चीजों को कर ही नहीं पाए, है कि नहीं? जो पुअर एग्जीक्यूटेड पॉलिसीज थी। तो ये तो अब उसमें आएगा कि नहीं, चलो कुछ ठीक रहा हो। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल एज कंपेयर टू, ठीक है, वरना ये कोई अच्छे तरीके नहीं होते कि आप टेम्पल्स और ये सब तोड़ रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बट तो ये ओवरऑल फिर भी बाकी से यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड लगेगा कि भाई इस तरीके से यहाँ पर काम हमें करना है। नोबल्स वर ग्रांटेड हेरिडेटरी राइट्स टू देयर लैंड। ठीक है, तो नोबल्स को क्या किया, हेरिडेटरी राइट्स दे दिया गया अपने जमीन का, पोजीशन एंड इंश्योर देयर लॉयल्टी, कि भाई आप हमारे साथ लॉयल रहो, ये जमीन और ये आपके पास ये ऐसे रहेगी। इसके बाद जो है 28 टैक्स जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करते थे इस्लामिक लॉ को, वो एबॉलिश कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। ठीक है। तो ये देखिए अब लॉ जो है, टैक्स भी जो है इस्लामिक लॉ के हिसाब से एबॉलिश किए जा रहे थे। रिफ्लेक्टिंग द रिलीजियस इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, मतलब रिलीजन कभी भी सब चीजों में क्या आना चाहिए, अच्छा भी होगा खराब भी होगा, उस पर नहीं कह सकते, लेकिन ये इससे इंडिपेंडेंट हमेशा होना चाहिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट भी अगर देखिएगा भारत की, अगर वो कुछ भी कोई भी चीज हो, चाहे वो हज पिलग्रिमेज आपने सब्सिडी पहले देखा है, वो करते हुए देखा है। इसके बाद जो है चाहे कांवड़ यात्रा हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, गवर्नमेंट इंक्लूड होती है। वहां पे सेफ्टी, फंडामेंटल राइट्स किसी के नहीं का हनन नहीं हो रहा है, सब चेक करती है। ठीक है, अमरनाथ यात्रा की वहां पे सिक्योरिटी रहे, टेररिस्ट अटैक्स ना हो, ये सब करती है। लेकिन कोई भी पॉलिसीज जो होती है इस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होके नहीं होती है। ओके। ठीक है। चलिए, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, अब कैसा था भाई तुगलक डायनेस्टी के समय? काफी अच्छा था। रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय अ रिवाइवल एंड डोमिनेंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चरल फॉर्म। तो एक कहीं ना कहीं रिवाइवल था। ठीक है, ब्लेंडेड क्रिएटिविटी विद एलिमेंट फ्रॉम हिंदू स्टाइल। कोई ऑब्वियस सी बात है, आपको वहां से आया कि हिंदू स्टाइल में इतने सारे मंदिर वगैरह बने हुए हैं, जो भी वहां पर बन रहा है, इस्लामिक आर्किटेक्चर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, जो बन रहा है, तो वहां पे वो आपको उसका एसेंस दिखेगा, हल्का हल्का स्टाइल।
यूज करते हुए, ठीक है। रिनाउंड आर्किटेक्चर्स एंड आर्टिशियंस वर इनवाइटेड टू शेप अ न्यू आर्किटेक्चरल विजन फॉर द एम्पायर। ओके, ऑल थ्री मेजर रूलर्स ऑफ डायनेस्टी कंट्रीब्यूटेड टू द आर्किटेक्चरल लेगेसी। तो तीन जो मेजर रूलर्स थे इस डायनेस्टी के, वो किस पे कंट्रीब्यूट किए? आर्किटेक्चरल लेगेसी पे किए हैं, विथ ईच एडिंग देयर यूनिक टच। ओके, कि इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है इमर्ज्ड एज अ सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ इस्लामिक डिजाइन एंड हिंदू क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक स्टाइल कहाँ से आया? इस्लामिक डिजाइन जो उनका था, साथ में हिंदू क्राफ्टमैनशिप, जो कि वहां पे जो आर्टिशियंस जो है, जो इस तरीके से बनाते हैं, क्राफ्ट करते हैं डिजाइन, वो उनके द्वारा जो एमलगेमेशन आप कह सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक स्टूड आउट एज अ मेजर पैट्रन, ओके, बेस्ट नोइंग फॉर बिल्डिंग फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला जो है, फिरोज शाह तुगलक से फिरोज शाह कोटला पे याद रखेंगे, ऑफन रेफर टू एज अ फिफ्थ सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, फिर गिजियाउद्दीन तुगलक, उन्होंने भी तुगलकाबाद सिटी बनवाई, इंस्पायर्ड बाय रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया। ओके, आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया है। मोहम्मद बिन तुगलक कंटिन्यूड द आर्किटेक्चरल लेगेसी बाय कंस्ट्रक्टिंग जहापना अ फोर्टिफाइड इंक्लोजर। ठीक है, जो कि फोर्टिफाइड इंक्लोजर है जहापना। ठीक है, दैट लिंक द फर्स्ट एंड सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि इससे दिल्ली से लिंक्ड है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोरी कुतुब मीनार। फिरोज शाह तुगलक जो थे, कुतुब मीनार 5 स्टोरी की है अगर, तो फोर्थ और फिफ्थ स्टोरी किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, यूजिंग रेड सैंडस्टोन एंड मकराना मार्बल। ओके, तो कुतुब मीनार जो है, आप आइए दिल्ली चलेंगे, देखेंगे यहां से। ओके, फिर द टॉम ऑफ बालवन मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ट्रू आर्च इन सल्तनत आर्किटेक्चर। जो टॉम ऑफ बालवन है, मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ट्रू आर्क इन दिल्ली, इन द सल्तनत आर्किटेक्चर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि फर्स्ट टू आर्च ना, आर्च जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके का डोम आर्च और सब जो बनाते हैं, वो वहां पर उसकी बात चल रही है। इट वॉज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट टॉम बिल्ट इन इंडो इस्लामिक स्टाइल। ये पहला ही है टॉम्ब ऑफ बालबन। टॉम्ब ऑफ बालबन आप याद रखेंगे, ये बालबन के लिए जो बना था, टॉम्ब ऑफ बालबन, जो कि फर्स्ट है इंडो इस्लामिक स्टाइल में, शोकेसिंग अर्ली फ्यूजन इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो इससे ऑब्वियसली बात है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में काफी ज्यादा फ्यूजन हुआ, दोनों में मिलाप हुआ, कि एक जो था आपका इस्लामिक आर्किटेक्चरल था, एक जो है वहाँ का हिंदू स्टाइल था, दोनों मिलके जो है वहां पर एक टॉम्ब ऑफ बालबन बनाते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रू आर्क इन सल्तनत आर्किटेक्चरल है। ठीक है, फिर हॉर्सशू शेप्ड आर्क, अ डिस्टिंक्टिव इस्लामिक फीचर। ओके, हॉर्सशू शेप्ड आर्क की बात की जाए, आर्किटेक्चर की बात की जाए, हॉर्सशू। ठीक है, ये जो है डिस्टिंक्टिव इस्लामिक फीचर है, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अलाई दरवाजा। कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? फर्स्ट, ये अलाई दरवाजा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा बनाया था, तब इंट्रोड्यूस हुआ था हॉर्सशू शेप्ड आर्किटेक्चर आर्क। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये देख लीजिए आप, ये है आपका गिजियाउद्दीन तुगलक टॉम। तो ये टॉम इस तरीके से है ना, ये सब की यहाँ पे बात चल रही थी। ओके, इसके बाद अलाई का दरवाजा, अलाई का दरवाजा। ठीक है, फिरोज शाह कोटला, तो ये जो है आपका इस तरीके से फिरोज शाह कोटला है। सल्तनत फिरोज शाह तुगलक टॉम इन दिल्ली, तो ये फिरोज शाह तुगलक टॉम है ये। ओके, फिरोज शाह तुगलक टॉम है। इसके बाद तुगलकाबाद फोर्ट जो है दिल्ली में, वो ये रहा। क्लियर? तो इस तरीके से आप हल्का सा इमेज भी दिमाग में आप रख सकते हैं, दिल्ली से ये सब काफी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, कि जो ये यहाँ पे तो हम स्पेशली घूमे भी हैं, मैं गया भी हूँ। फिर ये तुगलकाबाद फोर्ट है, ये फिरोजा कोटला है, ये गिजियत अलुद्दीन तुगलक टॉम है, और ये अलाई का दरवाजा। ओके, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, तो तुगलक जो थे, थर्ड थे 5 डायनेस्टी में, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। रिगार्डेड इज वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग हाउसेस, ये लगभग 1 सेंचुरी के आसपास रहा, जो आपको बता दिया है। मार्क्ड बाय बोथ
ग्रोथ एंड डिक्लाइन, भाई क्यों ग्रोथ हुआ डिक्लाइन हुआ सब हमने डिस्कस सबसे किया ही हुआ है। ओके, कि अब कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, कभी किसी चीज से परेशानी है तो ग्रोथ हो रहा है, फिर डिक्लाइन हो रहा है, फिर ग्रोथ हो रहा है। ओके, दे consolidated द एम्पायर एंड प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। तो इन्हें कंसोलिडेट किया एम्पायर को, फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट किया। यस, द डायनेस्टी इज क्रिएटेड, सॉरी द डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विथ ब्रिजिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया को जो है यहाँ पर ब्रिज करने का मेन जो है क्रेडिट दिया जाता है। फॉस्टरिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज, तो काफी ज्यादा जो नॉर्थ और साउथ में भी देख सकते हैं, है ना। नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट किया हुआ है, तो ये अच्छा खासा जो यहाँ पे कल्चरल, आप ये बता सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, फॉस्टरिंग कल्चरल इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज काफी ज्यादा हुआ है। दे सॉ their rule saw economic prosperity, this economic prosperity, but also crisis, especially due to failure of token currency system। तो टोकन करेंसी सिस्टम जो फेल हो गया, लोग जरूरत से ज्यादा खुद ही मिंट कर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, है ना। तो इसकी कब हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, तो जो कि तुगलकी फरमान की जो हम बात करते हैं। द तुगलक्स वर नोन फॉर एम्बिशियस रिफॉर्म्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो ये जो है काफी ज्यादा एम्बिशियस रिफॉर्म्स के लिए थे और टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए। बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिक्लाइड इन लेटर ईयर्स, बट बाद में क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो इन्वेजन ऑफ तिमूर इन 1398 डिवास्टेटेड दिल्ली, वीकनिंग द सल्तनत। तो ये जो है यहाँ पर उस समय काफी वीक हो गए। बाय द एंड ऑफ द रूल इन 1412 the empire was reduced to a small northern region which make provinces declaring independence। तो उन्होंने क्या किया, बाकी सबने क्या किया, इंडिपेंडेंस यहाँ पर वो लेते चले गए। The Tughlaqs are often seen as the last mighty dynasty before the eventual decline of दिल्ली सल्तनत। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का जैसे डिक्लाइन होने लगे, तो लास्ट माइटी बड़ा अंपायर, है ना, बाकी है सैयद लोधी है, लेकिन मेन बड़ा जो है ये यही था। ठीक है, अब एम के टी एस एल वहां से याद रखेंगे, आपको जो ऑलरेडी बताया हुआ है। कंट्रोलिंग डिक्लाइन क्या है, डिस्टेंट प्रोविजन लाइक बंगाल एंड साउदर्न टेरिटरी, इतना आप करिएगा तो कंट्रोल करना मुश्किल हो ही जाता है कि नहीं। इसके बाद जो है आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है, वहां पे तिमूर का जो यहाँ पर ये हुआ डिवास्टेटिंग इन्वेजन, उसके कारण काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। ओके, और बाकी विजयनगर और बहमानी कैपिटल ये सब भी इम्पैक्ट कर रहे थे। पंजाब ने भी इंडिपेंडेंस ले लिया था, गुजरात और मालवा ने भी इंडिपेंडेंस ले लिया था। राजपूत स्टेट जो थे राजस्थान में, वो नो लॉन्गर एक्नॉलेज दिल्ली अथॉरिटी, वो भी उस अथॉरिटी के बाहर हो गए थे। तो ये सब काफी रीजंस थे। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। बाकी आप आशा बैच जो है यहाँ पर ज्वाइन कर लें, जो कि फिर इसकी जो बैच की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है।